गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो मेरी जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी मेरे मैके वाली हैं, ख़ास तौर पे आज मेरा प्यार भरा सलाम उनके लिए। हैप्पी वुमेंस डे। आज एक ऐसा दिन है जिसको हम वुमेंस डे कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है साल का कोई भी दिन औरतों की हेल्प के बगैर, औरतों की मुस्कुराहट के बगैर, औरतों की कड़वी कसीली बातों के बगैर, या औरतों के बनाए हुए खाने के बगैर, औरतों के दिल से किए हुए काम के बगैर गुजर नहीं सकता। औरतों की चटर पटर बातें किए बगैर गुजर नहीं सकता। क्या कहते हैं आप लोग? औरत का नाम सुनते ही ना आपके जहन में एक ऐसी हस्ती का ख्याल आता है जो छोटी और नाजुक दिल की मालिक होती है। छोटी सी बात पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, जरा सी धाड़ से किसी के भी पीछे घबरा कर छुप जाती है। हालात ऊपर नीचे हों तो उससे परेशान हो जाती है, जल्दी पजल्ड हो जाती है, अकेले घर में डर जाती है, लाइट जाए तो चीख मार देती है, लाल बेग देख ले, छुपकली देख ले तो सोफे पे चढ़ जाती है, अपनी ख्वाहिशात मार देती है। बाहर निकलने के लिए हमेशा किसी मर्द का सहारा ढूंढती है, चाहे वो बाप हो, भाई हो, हस्बैंड हो या बेटा हो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो औरत का लफ्ज़ सुनते ही आपके दिमाग में आती हैं। लेकिन अगर आप हम औरतों से सुने, अगर हम अपनी दास्तान खुद बयान करें तो हम कहेंगे कि औरत हर मुश्किल वक्त पड़ने पर मर्द से ज़्यादा मजबूत बनकर दिखाती है, हालात का डट कर मुकाबला करती है, अपनी तरफ उठने वाली हर मैली नज़र को मुंह तोड़ जवाब देती है, अपने बच्चों के लिए किसी मजबूत दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार मर्द को औरत के सहारे की ज़रूरत पड़ती है जब उसका मोराल टूटा हो, जब उसकी ज़िंदगी में कोई डिप्रेशन वाला फेज़ हो, जब उसको बीवी की ज़रूरत हो बीवी हाजिर, जब उसको एक ममता भरी बीवी की ज़रूरत हो तो बीवी हाजिर। तो बीवी का कंधा एक मर्द को वो सपोर्ट देता है जो उसको कहीं से भी नहीं मिल सकती, किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। सो अगर आप हमारी ज़बानी हमारी कहानी सुनेंगे तो हम औरत की डेफिनेशन आपको कुछ और बताएंगे। मगर जनरली जो सहाफ़ी लिखते हैं, जो राइटर्स बुक्स में लिखते हैं, या कोई डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें औरत को सिन पे नाजुक कहकर पुकारा जाता है। और मैं खाली आज की औरत की बात नहीं कर रही, मैं अपनी नानी दादी उनकी भी बात करूंगी, क्योंकि उनकी वजह से जनरेशन्स रन किए हैं। हमारी दादी, जब मेरे अब्बू मुझे दादी का किस्सा सुनाते हैं तो वो यही कहते हैं कि पूरे ख़ानदान की वो कहते हैं ना कि एक ऐसे सेंट्रल पॉइंट थी मेरी दादी, सब उनसे मशवरे लेने आते थे। सो वो दादी थी, वो एक औरत थी। अगर मैं अपनी अम्मी की किस्से कहानियाँ सुनती हूँ उनकी अम्मी से रिगार्डिंग, यानी मेरी नानी के हवाले से, तो मेरी अम्मी मुझे यही बताती हैं कि किस तरह उनके अब्बू की कम तनख्वाह में मेरी नानी ने गुजारा किया और किफ़ायत शारी से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा। मेरे नाना का जिस तरह उन्होंने साथ दिया, जिस तरह उनकी बैक बनी, जिस तरह मोराल अप किया, सो उस वक्त से मुझे पता चलता है कि सिर्फ आज की औरत मजबूत नहीं, बल्कि हमारी दादी नानी के ज़माने या उससे भी पहले की औरत बहुत मजबूत रही है। ठीक है, फिज़िकली अगर आप कहें तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि फ़िज़िकली औरत शायद कमज़ोर होगी मर्द के मुकाबले में, शायद वो उससे पंजा लड़ाने में नहीं जीत सकती, लेकिन ज़िंदगी की जो रेस है या ज़िंदगी की जो एक कंपटीशन है, उसमें औरत मर्द के साथ साथ रहती है, और जब वो टूटता है तो उसको बिखरने से बचाती है। आज हमने कुछ ऐसी औरतों को बुलाया है जो हैं तो आम औरत, लेकिन अपनी अपनी ज़िंदगियों में उन्होंने बड़ा ख़ास रोल प्ले किया है, और अपनी अपनी ज़िंदगियों को जिस तरह वो जंग करते हैं, जिस तरह कंपटीशन होता है, रोज़ एक नई जंग लड़ती हैं, उस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बिता रही हैं। सो आज आप उनसे मिलेंगे, और वो औरत शायद जिसका दिल किसी मर्द की वजह से टूटा हो, या किसी औरत के ताने की वजह से ही टूटा हो, वो ये देखेगी कि औरत कमज़ोर नहीं है,
तो आइए ना हम खुद चेंज करते हैं औरत की डेफिनेशन। हम कमज़ोर नहीं, हम बहुत मजबूत हैं, और हम किस चीज़ में मजबूत हैं ये हम जानेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी वुमेंस डे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सारी ख़वातीन, सारी लड़कियां, सारी औरतों, सारी नानियां, दादियां, पुप्पियां, चाचियां जो मुझे देख रही हैं, जो कि एक औरत हैं, जो कि नर्म दिल की मालिक हैं, उन सबको हैप्पी वुमेंस डे। और आपके हौसले को सलाम, आपकी मेहनत को सलाम। अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी मेहनत कर रही हैं उसको भी सलाम। सो मेरे पास यहाँ एक बाहिम्मत खातून, एक लड़की बैठी हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अक्सर अगर आप देखेंगे तो आपके घर में भी अगर बेटी बेटा दोनों होंगे, सो बेटा जल्दी हिम्मत हार के वापस आ जाता है, लेकिन बेटी लगी रहती है। चाहे वो होमवर्क हो, चाहे ऐसे हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे रोटी बनाना हो, गोल रोटी बनाना सीखना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ कंपैरिजन करेंगे तो आपकी बेटी उस काम को करने में लगी रहती है और आखिरकार करके ही दम लेती है। तो खुदा की तरफ से भी ये एलिमेंट ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होता है कि वो बहुत मुस्तकिल मिजाज होती हैं, और वो एक ही चीज़ के लिए जब तक वो बेस्ट ऑफ नहीं हो जाती उसको बेहतर बनाने के लिए लगी रहती हैं। हमेशा अपने अंदर खामियां ढूंढ कर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही होती हैं, बजाय कि अपने मियाँ से कहें कि तुम ठीक हो जाओ, तुम अपना गुस्सा सही कर लो। वही अपने अंदर खामियां तलाश कर करके अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही होती हैं। एक ऐसी लड़की जिसको शायद वो वसाइल नहीं मिले, लेकिन फिर भी उसने एक नाम और पुरवकार तरीके से बनाया, मेहनत की, मुशक्क़त की और एक लेवल पर पहुंची। मैं बात कर रही हूं जनाब मारिया शमाउन एंड शमाउन मसीह, इनके अबू। दोनों बाप बेटी मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है। मैंने इनको यहाँ क्यों बुलाया है, सो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया एंड शमून, हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, शुक्र। हाँ जी, ठीक ठाक। सो अब हम मारिया के बचपन से शुरू करेंगे। शमून साहब जी, आपके कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं जी। सो 8 बच्चों को आपने पढ़ाया या मारिया को पढ़ने का शौक था? 8 बच्चों को पढ़ाया जी। मतलब एक ड्राइविंग की नौकरी कर कर 8 बच्चों को पढ़ाया, बड़ी बात है। कैसे आप इतना बचाते थे पैसे के बच्चों का पेट भी भरेंगे जी और एजुकेशन भी देंगे? पहली तो बात यह है कि ये खुदा करने वाला है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। कितने अरसे आपने ड्राइविंग की नौकरी की? मैंने तकरीबन 28-27 साल। अच्छा, फिर अलग अलग इदारों में की या एक ही जगह लगे रहे? नहीं, 16 साल एक अदारे में किए। हाँ। और 12 साल मुख्तलिफ अदारों में किए। आपको शौक था बच्चों को पढ़ाने का या बच्चों को खुद शौक था पढ़ने का? दरअसल ये कि मेरी मिसेस को ज़्यादा शौक था कि मेरे बच्चे जो है ना आला तालीम हासिल कर सकें। फिर आ गई औरत कि आपकी मिसेस ने आपकी तनख्वाह में 8 बच्चे पढ़ाए, उनको पाला पोसा। साथ ये कि छोटी मोटी मुलाजमत वो भी करती थी। कितनी प्यारी बात है, कितनी तो प्यारी बात। उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की। हाँ। मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, करने वाला खुदा था। तो मेरी सैलरी भी जो 510 रुपये थी, मैं डेली वेजेस भर्ती हुआ था। अच्छा। और 510 रुपये मेरी सैलरी थी। हाँ। और 510 यानी कि 600 मेरी मिसेज की तनख्वाह थी। अच्छा। यानी 1100 रुपये में हम पूरा घर चलाते थे। तो उस वक्त का लिहाज से मतलब 1100 में गुजारा चल जाता। माशाल्लाह मारिया असिस्टेंट कमिश्नर का आपने मतलब लाइक पे फाइज हैं, उसके ओहदे पे फाइज हैं, और आप ने बड़ी मेहनत से कितनी दफ़ा आप वो लुढ़की हैं उसमें पेपर में, इम्तिहान मुकाबले के जो इम्तिहानात होते हैं? 3 दफ़ा मैंने CSS में, असल ख्वाब मेरा CSS करना ही था और अच्छा। उसके पीछे मैं लगी रही 2015 से। हाँ। लेकिन बार बार नाकाम हो रही थी, बार बार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी मुझे क्या हासिल वजह नहीं आ थी? रही क्या थी। लग रहा था आपको, क्या कमी है? कभी कभी सोचती थी कि पता नहीं सिस्टम शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा या मेरी मेहनत को नहीं देख रहा। कभी कभी खुदा से कहती थी कि तू तो मेहनत को मतलब फल लगाता है, लेकिन मेरी मेहनत फल क्यों नहीं लेकर आ रही है। फिर अपने ऊपर वही जो आप बात कर रही थी कि खामियां तलाश करती थी, शायद मुझ में कोई कमी है। मैं ऐसे सूबे में रहती हूँ, ऐसे शहर में रहती हूँ जहाँ पे वसाइल की कमी है। मैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस तक शायद नहीं जा सकती, ट्यूशंस और ये सब जो होता है वो नहीं ले सकती हैं आप। तो उसके बाद मतलब फिर
मतलब हेल्पलेस हो जाती थी एक वक्त कि अब किससे कहूँ, कोई इस बारे में तो मेरी कभी हिम्मत टूटी कि बस अब नहीं दूंगी इम्तिहान, बहुत पढ़ लिया, बहुत मेहनत कर ली, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा, कभी टूटी हिम्मत? हिम्मत इस तरह से मैंने कहा था, जब तक मेरे पास चांसेस है ना और जब तक मैं हूँ, मैं इसके पीछे लगी रहूंगी और जब तक हासिल नहीं कर लेती मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो उस दिन क्या हुआ जब रिजल्ट आया? जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश भी थी और मेरी उम्मीद क्योंकि रंग लेकर आई थी, मेरे माँ बाप की उम्मीद, मेरे ख्वाब पूरे हुए थे। तो मेरे लिए वो एक सरप्राइजिंग मतलब लम्हा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी 6 साल की 7 साल की खामोश मेहनत जो है ना वो इतने लोगों के लिए मोटिवेशन बनेगी। अगर मुझे पता होता तो फिर शायद मैं खुशी खुशी करती कि इतनी इज्जत इतनी पजीराई मिलेगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके मारिया बाद ये वाली फील कैसे आई आपके अंदर? मैंने अक्सर देखा है कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पे फाइज आप हो गई हैं, तो अक्सर लोग अपना बैकग्राउंड छुपाते हैं कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, लोग थोड़े से यहाँ मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। जिस तरह रियलिटी आपने अपनी ज़िंदगी में रखी और आप फ़ख्र महसूस करती हैं, तो किसी ने आपको मशवरा दिया या आपने खुद ही सोचा कि मैंने नहीं छुपाना कुछ भी? एक्चुअली जब मुझे बहुत से मीडिया पर्सन्स ने कांटेक्ट किया कि हम आपके घर में बनाना चाहते हैं रिपोर्ट या पैकेज बनाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें कहती थी कि नहीं, हमारा घर मतलब मैं घर में परमिशन सोचती थी कि ना दूँ तो अच्छा है। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी आप इतना ओपन ना करें, ये बाद में आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन मेरे दिल में ये भी था कि, और मेरे फैमिली ने भी कहा कि यही चीज़ तो सबकी मोटिवेशन बनेगी कि छोटे घर के लोग भी अगर मेहनत और लगन से इरादों में पक्के हों तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, कोई चीज़ जो है उसमें रुकावट नहीं बन सकती। और ये कोई बहाना नहीं है, छोटे घर में पैदा होना, छोटे शहर में पैदा होना, ये हमारी तरक्की को रोक नहीं सकता अगर हम अपने जज्बों और अभी इस वक्त यकीन जाने कितनी सारी लड़कियां आपको देख रही होंगी और जिनके बहुत ख्वाब होंगे कि वो पढ़ना चाहती हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि मारिया ने कर गुजरी है मेहनत से, तो मेहनत करके वो भी आगे बढ़ सकती हैं, चाहे उनके अब्बू ड्राइवर हों, चाहे वो रंग करते हों, या वो किसी भी घर से ताल्लुक़ रखती हैं। इंटेलिजेंस किसी की मिरास नहीं, ये कोई जागीरदारी थोड़ी है। इंटेलिजेंस किसी की मिरास नहीं, आपके अंदर होती है। ये भी रिसर्च कहती है कि आपको बराबर ब्रेन दिया होता है अल्लाह ताला ने, कौन कितना यूज़ करता है उस दिमाग को, ये इंसान के अपने ऊपर। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि मैं इतनी ज़हीन भी नहीं थी अपनी मेहनत के बलबूते पे, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते। एक शख्स तो होता है ना बहुत ज़हीन हो तो वो फ़ौरन से कर लेता है, मैं तो इतनी ज़हीन भी नहीं थी। और बहुत सी ऐसी लड़कियां जो समझती हैं या लड़के भी जो समझते हैं हम इतने ज़हीन नहीं हैं तो इतनी अच्छी पोस्टों पे शायद हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, मेहनती होना ज़रूरी है। बिल्कुल मेहनती है ना। और मुझे एक शख्स ने कहा कि वो जो तैमूर बादशाह जिस चुंटी को देख रहा था ना कि वो बार बार गिरती थी चढ़ती थी, तो आज हमने उस चुंटी को अपनी आंखों से देखा। और बहुत से लोग कहते हैं हम अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट करेंगे, हम अप्लाई करना दोबारा स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हम हिम्मत हार गए थे ना, बहुत से लोगों ने किताबें दोबारा से उठाई मुझे देख के कि अगर आप 7 साल लगी रही और हिम्मत नहीं हारी तो तुम्हारे मारिया 8 बहन भाइयों में कोई और भी इतनी मेहनत करके आगे पहुंच पाया? मुझे देख के अब मेरी छोटी बहन ने जो है ना वो भी मेहनत कर रही है, मुझसे बड़े बहन, बिल्कुल मेरे बड़े बहन भाई भी जो है ना वो दोबारा से मेहनत कर रहे हैं कि अगर ये कर सकती हैं मेहनत करके, ना कोई सिफारिश। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि सिफारिश के बगैर नहीं हो सकता। वैसे मैं ये कहना चाहूँगी, पिछले दिनों मेरी बड़ी मुलाकात हुई जो नए असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो अपॉइंट हुए, मैं इतनी इम्प्रेस हुई देख के कि यंगस्टर्स, पढ़े लिखे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, जो देखने में लग रहा था कि कोई सोर्सेज पे नहीं आए, इतनी अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग, यंग बच्चे तुम्हारी एज के, मैंने उनसे मिली, मेरे शो पे भी वो आए थे। सो मैं बड़ी हैरान हुई देख के कि कितनी अच्छी बात है अगर इस तरह की नई लॉट अपॉइंट हो रही है अच्छे बड़े बड़े ओहदों पर। सो लाइक नई जनरेशन हमारे मुल्क को बहुत अच्छे से आगे लेके जाएगी, है ना? बिल्कुल। अब ये तो हुई इंटेलिजेंट एक औरत, इंटेलिजेंट लड़की मेरे पास यहाँ बैठी है। औरत का एक और रूप जो है मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। मैं आपको सुनाना चाहूँगी एक कहानी, फेरी टेल समझ लें, लव स्टोरी समझ लें। मेरे पास इस वक्त यहाँ मैंने दाऊद और सना को इनवाइट किया है, और यहाँ क्यों बुलाया है आज वुमेंस डे के मौके पे, एक औरत की मोहब्बत आपको दिखाने के लिए। सुनना चाहेंगे आप इनकी मोहब्बत की दास्तान, इनकी ज़ुबानी? तो एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए मेरे साथ। हैप्पी वुमेंस डे, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी वुमेंस डे। हर माँ को, हर बेटी को, हर बीवी को, हर बहन को, हर औरत को मेरा प्यार भरा सलाम। तो जी मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक मोहब्बत करने वाले जोड़े से जो मेरे इस वक्त सामने बैठे हैं, सना और दाऊद।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक। अच्छा सना, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि दाऊद से आप कब मिली थी, कितना अरसा हो गया, और जब दाऊद जो है वो इस एक्सीडेंट से नहीं गुजरे थे, इनके हाथ पांव सब सलामत थे बिल्कुल, जब आप मिली थी ना? 1 साल हो गया था, नहीं, अभी कितना साल हो गए? अभी 2 साल हो गए। अभी 2 साल हो गए। जी। सो एक्सीडेंट हुए हुए दाऊद कितने अरसा हुआ है? 2 साल साल से ऊपर हो गया तकरीबन। साल से 1 ऊपर हो महीना ऊपर हो गया। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ उससे पहले सना, तुम और ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। जी। जी कहाँ मिले थे, कहाँ देखा था दाऊद को? दाऊद ने सना को कहाँ देखा था? मैंने दाऊद के घर ही देखा था। हाँ। रिलेटिव हैं थोड़े से हमारे ना। अच्छा, दूर दराज के। हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पे दाऊद साहब को देखा तो थोड़ी सी पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई है दाऊद सना? साहब को हो गई थी पहली नजर अच्छा, मेरे साथ। लव एट फर्स्ट साइट दाऊद। जी। हाँ, तो फिर दाऊद उसके बाद साहब दाऊद ने- उस वक्त क्या करते थे, क्या काम करते थे? मैं जब सना ने आपको देखा, आपने सना को देखा, पहली मुलाकात हुई आप लोगों की, तो उस वक्त दाऊद वो क्या काम करते थे? आटे वाली मशीन नहीं होती हाँ। जिसमें आटा बनता है, और ये रुई वाली। चक्की जो कहते हैं। हाँ, हाँ। ये थी हमारी खुद की अपनी, अच्छा, उस पे काम करता उस था। पे आप काम कर रहे होते थे, अपना कारोबार था। जी। अच्छा, सो सना फिर क्या हुआ, इन्होंने आपसे इजहार मोहब्बत किया दाऊद ने कि मुझे तुमसे शादी करनी है या मुझसे दोस्ती कर लो, जिस तरह करते हैं लड़के? हाँ जी, सबसे पहले इसने कहा कि फ्रेंडशिप करनी है मैंने आपके साथ। तो जैसे कि काफ़ी वीडियोस में भी मैंने बताया कि मेरी पहले से कहीं और बात मतलब तय थी कहीं और? नहीं, पापा जो मेरे पापा है ना, हाँ, उन्होंने मेरी कहीं और फिक्स कर दी थी। वही ना, कहीं और बात तय की हाँ हुई थी। जी। अच्छा, तो मेरी बात दाऊद साहब के साथ थी। तो मैंने जब घर में बताया कि मैंने दाऊद साहब से शादी करवानी है, तब दाऊद तो साहब ओए होए तो तब पापा मान गए कि मतलब परफेक्ट है, ठीक है। हाँ तो उसके बाद थोड़े महीने बाद ना दाऊद साहब के साथ मतलब ये हादसा हो गया। हाँ। तो तब जब हमें पता चला तो मैं तो सबसे पहले मुझे पता हादसा चला। हुआ क्या दाऊद, क्या हुआ था? करंट लगा मुझे। करंट लगा? जी। वहीं जहाँ आप काम करते थे उधर ही या हाँ। कहीं और? जहाँ पे मैं काम करता था वो हमारे घर में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो घर हमारे में घर ही लगा। मुझे करंट लगा है, छत पे। छत पे गया आप? हाँ, और फिर आप कैसे करंट लगा? लोहे का रोड था, उसको मैं गली में से ना छत पे खींच रहा था ऊपर, वो मेन तारों के साथ टच हो गया। ओ, लोहे का रॉड जी। आप छत से उठा के क्या कर रहे थे? नीचे उसको से ऊपर ऊपर खींच खींच रहा रहा था। था ना। रोड से ऊपर खींच रहे थे? जी। और वो लोहे का रॉड गलती से जो ऊपर बिजली की तारें थी उनके उससे साथ टच हो गया, और वो एक वो बन गया, तो क्या कहते हैं उसे, ट्रांसपोर्टर बन गया ना, बिजली जी। का, करंट का। जी। और आपको फिर लग गए। जी। सो उससे क्या हुआ फिर आपके हाथ और पैर? दोनों हाथ और ये एक टांग और ये पसलियाँ भी काटनी पड़ी हैं उन्हें, और इधर वाली एड़ी भी। वो तो करंट लगता है तो ऐसे उठा के फेंकते हैं ना जी। करंट, तो आप चिपक गए थे या क्या? चिपक गया था मैं साथ ही उसके, तकरीबन 7 से 8 मिनट साथ ही लगा रहा हूँ। तो आप उस वक्त छत पे कोई नहीं था, फिर आपने किसको मदद के लिए पुकारा और क्या किया? नहीं, नीचे खड़े थे जब मैं ऊपर खींच रहा था ना, अच्छा। नीचे मेरे पापा भी थे, चाचू भी थे, और जो घर में काम कर रहे थे वो भी थे। तो उन्होंने देखा, फिर वो ऊपर आए थे भाग के। तो लेकिन वो जो मुझे करंट लगा था ना, वो 11 के भी का मुझे झटका लगा था, वो लाइट इतनी जल्दी बंद नहीं होती। तो 11,000 वाट। जी। और आपको कोई हाथ लगाता तो वो भी चिपक जाता, ऐसा होता ना? जी। ओह माय गॉड। मेरे पूरे जिस्म में से यानी कि आग निकल रही थी, धुआं, और वहाँ पे पानी पड़ा था पास, उसमें भी आग लग गई थी। पूरे घर में करंट आ गया था। अल्लाह मेरे खुदारा, उस तकलीफ से आप गुजरे। जी। तो और उसके बाद फिर जब आपके साथ ये हुआ, फिर सना क्या जिंदगी में पलटा खाया तुम्हारी? तुम जिस शख्स से मोहब्बत करती हो, अभी उसे मिले हुए कुछ महीने हुए थे, जी। 4-5 महीने से तुम एक दूसरे को पसंद कर रहे हो? तो 1 साल से। 1 साल से। जी। और फोन वगैरह पे बात होती है, बंदा अटैचमेंट हो जाती है जी। कि मेरी इससे बात हो रही है, मैंने इससे शादी करनी है। सो सना फिर तुमने क्या किया फिर उस वक्त? फिर मुझे मैंने फ़ोन किया तो दाऊद के मामू ने उठाया फ़ोन। तो मैंने कहा कि दाऊद किधर हैं? तो उन्होंने कहा बात पक्की हो गई थी जब तुम्हारी घर में बात हो गई थी? घर में मतलब पापा को बता दिया था। तुम्हारे अब्बू को पता था हाँ। कि मैंने इससे करनी है करनी शादी? है। और दाऊद के वालिदैन को पता था कि तुमने इनसे शादी करनी है? मैंने अभी अपने पापा को कहा था, तो उन्होंने कहा था कि चलो हम बात करते हैं इनके अच्छा, घर अभी वालों वैसे से। ऑफिशियली बात
हुई नहीं नहीं थी। नहीं हुई। अच्छा, फिर सना तो फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि दाऊद साहब को ना ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। मैं हैरान हो गई एकदम से। हाँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? ऑपरेट है उसका। फिर मैं एकदम से रोने लग गई। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में, मैं जनरल हॉस्पिटल में गई। हाँ। तो वहाँ मैं ढूंढती रही, अकेली भी एक दफ़ा गई। फर्स्ट टाइम घर से जब बाहर तुम्हें ये निकली। पता चला कि दाऊद के साथ ये सब हो गया है, तब और मुझे फिर क्या तुम्हारा होता है ना, कभी कभार लड़कियां होती है कि अब मैं कैसे इसके साथ जिंदगी गुजारूंगी। लड़कियों के अलावा घर वाले भी ये सोचते हैं कि हमारी बेटी का तो फ्यूचर देखो, वो माँ बाप है, वो अपनी बच्ची का कुछ फ्यूचर अलग सोच रहे होते हैं, बेहतर मुस्तकबिल सोच रहे होते हैं। वो अक्सर अपने दामादों की तनख्वाहें भी पूछते हैं कि क्या कमाते हैं वो। सो उस वक्त तुमने कैसे तो फाइट की अपनी मुझे मोहब्बत? तब नहीं था पता कि दाऊद साहब की बाजू मतलब काट दिया या टांग। तो मैं हॉस्पिटल में गई तो ऑपरेशन थिएटर में से अभी 8 घंटे हुए थे, बाहर लेके आए थे। वो तो सब सही है ना, हाँ, लेकिन सना तो- बाद में क्या हुआ, मुझे वो बताओ। वो फिर जो मेरे चाचू हैं, वो इनके ताया अब्बू की बेटी के साथ उनकी शादी हुई है। अच्छा। तो मैं अकेली चली गई थी ना हॉस्पिटल। हाँ। तो वो पीछे से आए तो मुझे घर ले गए कि अब सोचना भी ना कि तुम्हारी शादी दाऊद साहब के साथ होगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं उसके साथ वादा करके आई हूँ। तो मुझे मेरी आवाज़ सुन के इसने आंखें जब खोली, हाँ। डॉक्टर्स भी पास के मुआवजा के 8 घंटे अभी हुए हैं। हाँ। तो दाऊद ने आंखें खोल ली और बात कर रहा है मेरे साथ। हाँ। तो फिर मैंने इसके साथ वादा किया। मैंने कहा दाऊद साहब आप टेंशन ना लेना हाँ। कि सना छोड़ जाएगी। हाँ। सना आपका साथ देगी और हमेशा देती रहेगी, आप जैसे भी सना हैं। घर वालों को कैसे तैयार किया? ये देखो, तुम तो मोहब्बत में मुब्तला थी दाऊद से। घर वाले अभी तक नहीं माने। अल्लाह। फिर पापा के साथ मतलब थोड़ी सी लड़ाई हुई मेरी। हाँ। पापा ने कहा नहीं करना, नहीं करना। मैंने कहा नहीं, मैंने करवाना है तो दाऊद साहब के साथ ही करवाना है। फिर मैं घर से अकेली दाऊद साहब के पास चली गई। अल्लाह सना, ये तो मुझे पता ही नहीं था, अभी तक नहीं माने। नहीं, हालांकि मैंने भी इसे 2-3 दफ़ा घर भेजा कि आप चले जाओ, तो इसने कहा मैंने नहीं जाना। मेरे पापा कह रहे थे कि दाऊद साहब कैसे पूरी ज़िंदगी गुजारोगी। मैंने कहा कि मुझे जो भी करना पड़ा दाऊद साहब के लिए मैं करूँगी। वो नहीं कमाएंगे, मैं कुछ कर लूँगी। और उन्होंने कहा पूरी ज़िंदगी का फैसला है, ये नहीं कि अभी जाओगी तो कुछ भी हो सकता है। वो तो समझे मैंने कि कहा तुम्हारा नहीं। बचपना है। हाँ जी, उन्होंने तुम्हें कहा वो तुम कहते हैं ना कभी सोच लो। हाँ। पूरी ज़िंदगी आपने गुजारनी है, कैसे गुजारोगी, उसके बाजू नहीं, उसकी टांग नहीं है, तुम एक बंदे के लिए सब कुछ छोड़ रही हो। मैंने कहा नहीं, बस बोलो यही मैं तो है लड़की, उसकी यही तो है औरत, यही अब- तो है मेरा दिल। अब मैं उसकी बाजू बनूंगी, उसके साथ खड़ी होंगी, उसका साथ दूंगी हमेशा। बेचारे मैं तुम्हें इस वक्त गले लगा लूँ और प्यार करूँ। मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी मोहब्बतें देखी है, सना जैसी मोहब्बत मैंने नहीं देखी, लेकिन दाऊद में भी कोई ऐसी बात होगी जो सना को उससे इतनी मोहब्बत हुई। क्या बात है दाऊद में ऐसी? बात करता था, बड़े अच्छे तरीके से बात हाँ। करता था और मुझे समझता था। और कोई भी परेशानी, मामा मेरी हैं, उनको 12 साल हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने इनके साथ बात शेयर करनी, इसने मुझे कहा ना मेरी मामा आपकी मामा है, पापा हैं आपके हैं, आप टेंशन ना लिया करो, किसी भी बात में मुझे हौसला देना। क्योंकि मैं घर में, मेरा भाई बड़ा है, उसके बाद मैं हूँ, तो मैंने स्टडी भी छोड़ दी अपने घर वालों के लिए। इसका तुम्हें दाऊद के सारे काम खुद ही करने होते हैं, जी। पूरा इसको संभालते हाँ हो। जी। सो दाऊद और सना, तुम लोगों की ज़िंदगी चलती कैसे है? अब ज़ाहिर दाऊद कोई काम नहीं कर सकते, सना को दाऊद का ख्याल रखना है, सो कमाने वाला, आगे फ्यूचर क्या है? कभी ये तुमने ये वाली चीज़ भी तो औरत ही सोच रही होती है ना, तो क्या क्या है? कोई है जो तुम लोगों को हेल्प आउट करते हैं? हमारे एक मामू है, हाँ। वो करते हैं, वो खुद भी रिक्शा ड्राइवर है, वो कर देते हैं थोड़ा बहुत, या घर वाले कोई हो, हाँ। वो चाचू वगैरह, हाँ। वही थोड़ा। मैं तो कहूँगी पब्लिक से मैं अपील करूँगी कि यहाँ एक जेन्युइन केस है। एक होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे सफ़ेद पोस्ट लोग, ये भी सफ़ेद पोस्ट लोग हैं,
اور ظاہر ہے نہ سنا کام کر سکتی ہے کیونکہ اس کو داؤد کا پورا خیال کرنا ہوتا ہے, اس کو کھلانا پلانا نہلانا دلانا ہر چیز. سو آئی تھنک کہ منتھلی اگر کوئی بھی ایسا ہے جو پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر جو ان کی اس محبت کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, محبت کی زندگی کو, سو ہم ان کا بینڈ ان کے نمبر یہاں چلا رہے ہیں, آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں افواہیں بھی بہت پھیلائیں کہ کسی نے ان کو DHA میں گھر لے کے دے دیا, فلانا ہو گیا, دھماکہ ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. سو اگر آپ نے نیکی کرنی ہے تو یہ مت سوچیے کہ ان کو یہ مل گیا یا وہ مل گیا, کیونکہ ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی بھی داؤد صاحب کو باہر لے کے جانا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے رکشہ ڈھونڈو اور پھر اس کے بعد داؤد صاحب کو رکشے میں لے کے جانا, کرایہ, ہاسپٹلز جاتے رہے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہوئی ہمیں. تو اسی لیے کہ کچھ ہو جائے ہمارے لیے تاکہ داؤد صاحب کو آسانی ہو کہ ہم کہیں بھی جائیں اور آسانی سے جائیں. تو زندگی کا تم فیوچر کیا سوچتی ہو ثنا؟ کچھ سوچا ہے کبھی کہ کبھی تم کچھ کاروبار شروع کرو, داؤد ساتھ ہو اس میں؟ جی. ظاہر ہے ماشاءاللہ مینٹلی تو بالکل فٹ ہے وہ, ہاں تو جی. کوئی ایسی چیز جو داؤد جس میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے تمہارے لیے, اور وہ کچھ کبھی بیٹھ کے سر جوڑ کے تم لوگوں نے سوچا ہے؟ ایز عورت بڑے قدم اٹھاتی ہے, ابھی تمہاری ینگ ایج ہے, جیسے جیسے ایج بڑھے گی تم خود سوچو گی کہ میرا فیوچر کیا ہوگا, میرے میاں کا فیوچر کیا ہوگا. سو تم اپنی کایا پلٹ سکتی ہو کچھ نہ کچھ سوچ کے. تو کچھ کی ہے پلاننگ ابھی تم نے؟ کبھی بیٹھی ہوتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ مطلب کافی مرد جو کام پہ جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں, تو میں داؤد صاحب گھر پہ رہتے ہیں میرے پاس ہی, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ داؤد صاحب کو کوئی بھی کاروبار شروع کروا داؤد آپ دیا کتنے جائے. پڑھے لکھے ہیں؟ 7ویں تک. 7ویں تک. حساب کتاب یہ سب چیز کر سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی آپ کو جنرل سٹور کھول کے دے دے, ایک کوئی ساتھ لڑکا آپ رکھ لیں چیزیں اٹھانے میں, تو حساب کتاب وہاں اگر آپ بیٹھ جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ مطلب جسم اجازت دیتا ہے جی یا آپ کو لیٹنا ہی ضروری ہوتا ہے کیا؟ نہیں, بیٹھ سکتا ہوں. ہاں, کہ اگر آپ کو کوئی یہ کاروبار لگا دے تو وہ بھی ایک اچھا ہو جائے گا, ایک آمدنی کا ذریعہ ہے نا. جی. اور ثنا بھی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں ادھر, جی ایک وہ والی چیز ہو سکتی ہے نا. بہت سارے راستے نکل سکتے ہیں اس چیز کے. جی. سو آپ لوگوں سے مل کے بہت اچھا لگا, اور محبت کرنے والے دیکھے تو ضرور ہیں لیکن آپ جیسے کم ہوتے ہیں. سو بیسٹ آف لک ان فیوچر ثنا اینڈ داؤد دونوں کو. اور یہ محبت جو آپ دونوں کے اندر موجود ہے, اور ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے, میں دعا گو ہوں کہ یہ ہمیشہ قائم رہے. کیونکہ جب برے وقت میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ اچھا وقت بھی ضرور آئے گا, اور میری دعا ہے کہ آپ ایسے ہی جڑے رہیں. میں آپ کی ملاقات ایک اور باہمت خاتون سے کرانا چاہوں گی. کہتے ہیں کہ جب باپ کا سایہ سر پر نہیں رہتا تو اپنے خاندان والے, اپنے رشتہ دار جو ہنس کھیل کر ملتے ہیں وہ بھی اجنبی بن جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس خاندان کو بالکل اکیلا. سو کون ہے جو اس خاندان کو سمیٹے بیٹھا ہے, پکڑے بیٹھا ہے, کس نے سنبھالا ہے اپنے پروں میں؟ آئیے میں فاطمہ کی کہانی آپ سے شیئر کرتی ہوں. جی, ملاقات ہوگی آپ کی ایک باہمت خاتون فاطمہ سے. بیٹھی ہے میرے پاس, ان سے بات کروں گی, ان کی کہانی جانوں گی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سب کو ہیپی وومنس ڈے. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. سو ایک عورت سے آپ کی ملاقات کراتی چلوں جس کو میں نے ماں کا درجہ دیا کیونکہ اس نے ماں بن کے ہی اپنے بہن بھائیوں کو پالا. آئیے آپ کی ملاقات کراتی ہوں فاطمہ سے. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. کیونکہ آپ چنچی رکشہ چلاتی ہیں تو آپ نے پورا روپ ہی ویسے دھار لیا جی ہے نا. جی. تو فاطمہ سے اگر میں پوچھوں کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ ہم 7 بہنیں ہیں اور بھائی تھے میرے 2. ایک بھائی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا, لڑکی کو لے کے چلا گیا تھا, اور دوسرے بھائی کی میرے کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب 2 بھائی تھے؟ ہاں جی. تو ایک آپ کے بھائی چھوڑ کے چلے گیا, وہ بھاولپور چلے گیا ماموں لوگوں کے پاس. ہمارے پاس لڑکی کو لے کے مطلب شادی کر لی تھی, شادی کر کے. اچھا. اور ایک بھائی تھے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے 3 بچے ہیں.
अच्छा, तो वो भी फिर तो मतलब आपके पास इस वक्त कोई भाई नहीं है? नहीं है, पापा थे वो भी फौत हो गया, मामा है। पापा कब फौत हुए, मतलब लाइक? पापा को 12-13 साल हो गया है। अच्छा, और आपके बहन भाई सब जब छोटे छोटे होंगे? हाँ जी, छोटे छोटे थे। मामा है फिर? मेरी माशाल्लाह, हाँ, और बहनें हैं। तो कैसे घर चलता है? घर चलता, बस सुबह नमाज पढ़ती हूँ, फजर की रक्षा लेके चली जाती हूँ। पहले फैक्ट्री में जॉब करती थी ना, उधर से महीने बाद सैलरी आती थी। फिर मैंने ये सोचा नहीं, ये गुजारा नहीं हो सकता घर का। फिर सुबह टाइम फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, रक्षा लेके चली जाती हूँ। फूल नगर से ठोकर पे चलाती हूँ मैं, मांगा मंडी तोड़ तोड़ चलाती हूँ। शाम कब को चलाना सीखा रक्षा? जब भी चलाना सीखा था कि घर में ये महीने बाद सैलरी आएगी, अब जॉब करती हूँ तो रक्षा चलाऊंगी। कितने साल हो गए रक्षा चलाते? 5-6 साल हो गया मुझे रक्षा मतलब चलाते हुए। इस वक्त तो मैं देखती हूँ बाइक पे लड़कियों को बैठे हुए, इस वक्त लड़कियां चला रही हैं, जी। लेकिन 5-6 साल पहले बिल्कुल भी ऐसा रिवाज और नहीं ऐसा था। नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो काफी फातिमा को क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी रक्षा लेके? जब आप रक्षा चला रही होती थी, पीछे सवारी कोई ऐसा आदमी बैठ गया या कोई आने जाने वाले रक्षे वाले, आवाज़ें कसना, ये फातिमा ने कैसे वो सब चीज़ें बर्दाश्त? जब मैं नई नई रक्षे पे आई थी ना, जब लड़के छेड़ते भी थे, तंग भी करते थे, लेकिन मैंने कहा अगर इनके साथ अभी ये लड़ाई झगड़ा या बदतमीजी की तो फिर मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। मैंने बर्दाश्त किया सब कुछ, लेकिन मैंने अपने काम से काम रखा। ज़्यादा मैं लड़कियों को बैठाती हूँ, स्कूल की टीचरें या नर्सें वगैरह, उनको मैं ज़्यादा बैठाती हूँ। comfortable हाँ जी, स्कूल के बच्चे हैं वो लगाए हुए मैंने, ज़्यादा उनको मैं बैठा के लेके जाती हूँ। और अक्सर शैतानी भी लड़के करते हैं, पीछे मेरे बैठ जाते हैं। फिर उनके साथ लड़ती भी नहीं, झगड़ा भी नहीं करती, आराम से कह देती हूँ कि भाई आप पीछे बैठ जाओ। मैंने सवारियाँ बैठानी है अपनी, साथ में लड़की बैठी हो तो मैंने कभी लड़के को नहीं आगे बैठाया। मेरे ज़िंदगी का असूल है, अगर वो किसी की माएँ बहनें हैं तो मेरे घर में भी माएँ बहनें हैं। लड़कों को पीछे बैठा देती हूँ। अच्छा, और अपना रक्षा लेके चली जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, चलाती हूँ। बहनों की शादी की? हाँ जी, सिस्टर की शादी की है माशाल्लाह। एक मुझसे छोटी सिस्टर है, वो घर में ही बैठी हुई है। उसकी शादी मैंने की कितनी थी। बहनों की शादियां हो गई? मेरी 5 बहनों की शादी हो गई है। माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। 2 बहनें हैं, मैं तो एक छोटी बहन है, उसकी करनी है इंशाल्लाह। फिर मैंने अपना सोचना आपकी की आपने की सब की शादी? है। 3 बहनों की घर वालों ने की थी ना, उसके बाद 2 बहनों की मैंने की है। जी। आपने नहीं शादी की? नहीं, मैंने नहीं की। क्यों नहीं की, क्या सोचा? बस इसीलिए नहीं की, मैंने कहा आज मैं शादी करवा लूंगी तो फिर मेरी बहन को कौन संभालेगा। मामा को कोई अच्छे लोग मिलते हैं इस दौर में, भी घर वालों को संभाल लेंगे। इसीलिए मैंने अपनी बहन को गले से लगाया और माँ को। कभी कोई जिंदगी में ऐसा मिला नहीं कि तुम अपने घर वालों को संभालो? और मिलते तो जरूर है, लेकिन सिर्फ अपने हबस तक और मतबल तक। कोई किसी का नहीं है आज के दौर में। हाँ, सिर्फ कहते हैं लेकिन करता कोई भी नहीं है। बिल्कुल। सहारा तो देने को बड़े दे सकते हैं, लेकिन नहीं। मैंने यही सोचा कि सारी चलो बहनों की फैमिली बनती है तो आपका दिल नहीं होता कुछ कि मैं भी अपनी फैमिली सब बनाऊं? शादी थी अब पिछले दिनों में, मुल्तान में आई हुई थी, हम सारे बहन इकट्ठी हुई थी। हाँ। वो मुझे कहते हैं मेरे रिश्तेदार भी, अब शादी कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने अगर करनी है तो लड़की से करनी है, मैं छेड़ देती हूँ आगे से। मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी है। कहते क्यों? मैंने कहा बस वैसे ही, मैंने अपनी वालदा जब तक है मेरे सर पे, मैंने अपनी वालदा को संभालना और सिस्टर को इंशाल्लाह, उससे बाद कुछ सोचूंगी। कभी कमजोर फील करती हैं अपने आप को? करती हूँ बस। हैं? जी। क्योंकि थोड़ा सा लोगों ने तो ये बनाया है ना, औरत कमजोर है। आप कभी ऐसा फील करती हैं? करती थी पहले, अब नहीं। हाँ। अब मैं ऐसी हूँ जैसे मर्द जमाने हूँ। ने आपको ऐसा हाँ जी, ऐसा बना दिया है। पत्थर बना दिया, रॉक बना जी। दिया। सो क्या आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या चाहती हैं जिंदगी से आप? मैं यही चाहती हूँ कि हम उधर रेंट पे रहते हैं ना, फूल नगर में हमने रेंट पे लिया हुआ मकान। हमारे गांव में घर था, मैंने झूठ नहीं बोलना। तो उधर जब से बाबा की तातू हुई है ना, और भाई नहीं थे, मेरे जो घर वाले या रिश्तेदार है, ताए चाची, उन्होंने हमें उधर से निकाल दिया था गाँव से। हम चले गए इधर फूल नगर में आ गए थे, तो इधर हम रेंट पे रह रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई हेल्प करे, या मैं इंशाल्लाह अपनी मेहनत करूँगी, अपना घर बनाऊंगी। बस मैं या घर चाहती हूँ, या मुझे और कोई किसी चीज़ की अगर जॉब भी हो या जॉब मिल जाए, वो भी मैं कर लूँगी अपना घर का गुजारा करने के लिए। हाँ। और अपनी हक लाल के करके खाऊंगी। तो रक्षा चलाने में मुश्किल होती है? मुश्किल होती है। अब ये गर्मी आ जाएगी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मेरे पाँव जल जाते हैं रक्षे से। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। ऊपर से मैं रोज़े भी सारे रखती हूँ, माशाल्लाह। नमाज भी पढ़ती हूँ, रोज़े भी रखती हूँ। इन दिनों में मुझसे रक्षा बहुत मुश्किल से चलाती हूँ। उसका इंजन गर्म हो जाता है, सारी सेक मेरे पाँव पे आती है, वो रक्षा नहीं चलाया जाता। फिर भी मैं गुजारा कर रही हूँ। रोज़ों में तो मैं सारी टाइम ना रोज़ा रख के चली जाती हूँ। और रोज़े से पहले मैं आती हूँ अपने घर में, अपनी बहनों के पास रोज़े का सामान भी लेके आती हूँ। और काफ़ी यानी कि बाजार की लड़की होती है, वो मेरे साथ बैठ जाती है, रक्षे में चली जाती है, उनका भी रोज़े आपको का क्या टाइम लगता होता है है। एज औरत कि औरत पैदा होने का क्या एडवांटेज है और औरत पैदा होने का क्या नुकसान है? नुकसान भी और फायदा भी औरत का। लोग कहते हैं औरत कुछ नहीं कर सकती, बड़ा कुछ कर सकती है अगर हिम्मत हो। लड़कों से ज्यादा काम कर सकती है, हिम्मत भी है ना। अब जैसे मैं हूँ, अपनी हिम्मत कर रही हूँ, अपना कर रही हूँ। हमारा जो फूल नगर का इलाका है ना,
وہ لوگ اس علاقے سے ڈرتے ہیں ہاں۔ اور لیکن مجھے 12-13 سال ادھر ہو گئے ہو، میں نے ہمت اپنی بڑے لوگوں کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا، لڑائی بھی ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. وہ علاقہ ایسا لوگ سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، اور لیکن میں رہ رہی ہوں. جب آپ چھوٹی تھی تب سے ایسی آپ کی پرسنالٹی ایسی تھوڑی مرد مار ہے پہلے میں یا چھوٹی بعد میں؟ ہوتی تھی میں شاہد فریدی والی یونیفارم پہن لیتی تھی، میں میچ کھیلنے چلی جاتی تھی، سائیکل چلاتی تھی. ہاں پھر آہستہ آہستہ میں نے موٹر سائیکل چلانی سیکھ لی، پھر میں نے رکشہ چلا لیا. ہاں. بس تو اب شروع سے ہی آپ ایسی تھی، بھائیوں کی کٹ لگانا اور اس طرح ہاں کی جی بہن بس ایسے ہی ہے نا؟ جی. آپ کی ملاقات میں ایک اور باہمت خاتون سے کرانا چاہوں گی. اچھا برا وقت سب فیس کرتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو میڈیا نے اپروچ نہیں کیا اور آپ نے اپنی زندگی سے بہت فائٹ کی ہے تو آپ کسی سے کم ہیں. آپ اپنی زندگی کی ملکہ ہیں، آپ اپنی زندگی کی کنگ ہیں، کیونکہ آپ نے زندگی سے لڑ کے ایک مقام پایا ہے. یہاں میرے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہیں اور شاید ان کی جب شادی ہوئی ہوگی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ان کے سر پر آ جائے گا. چھوٹے بچے ہونے کے ساتھ میاں کا اس دنیا سے چلے جانا اور اس کے بعد ان سب بچوں کو پال کر آخری وقت تک، زندگی کے آخری دم تک محنت مشقت کرنا، یہ تو ہر عورت کا خواب نہیں ہوتا نا. اس کو بھی آرام چاہیے، اس کو بھی محبت چاہیے، اس کو بھی پیار چاہیے. آئیے آپ کو ملواتی ہوں فاطمہ سے. پہلے ان کا فاطمہ نہیں، سلمہ سے. جی السلام علیکم سلمہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. سلمہ، ہم نے دیکھا اور ہم نے آپ کے دال چاول کی بڑی تعریف سنی ہے، میں نے ضرور آنا ہے کھانے کے لیے. ضرور آئیے گا. سماما کے سامنے آپ کا جو آپ سٹال لگاتی ہیں کھانے کا، ہاں جی جی کتنے عرصے سے لگا رہی ہیں سلمہ سٹال؟ تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. 3 سال ہو گئے. جی. آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ 6 سال ہو گئے ان کے ڈیتھ کو. انتقال کو. جی. بچے کتنے ہیں؟ بچے 6 ہیں. 6 بچے. 5 بیٹے ہیں 1 بیٹی. کتنے بیٹے؟ 5 بیٹے. 5 بیٹے 1 بیٹی. جی. کتنے چھوٹے تھے جب آپ کے ہسبینڈ کا انتقال تقریباً ہوا؟ میری بیٹی 10 سال کی تھی جب انتقال ہوا. جب آپ کی بیٹی جو چھوٹی ہے جی. وہ 10 سال کی 10 سال کی. تو باقی بچے پڑھ رہے تھے یا کام کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ہاں سارے بچے پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر، پڑھ رہے تھے، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. جی. کھانا اچھا بناتی تھی آپ شروع سے؟ جی شروع سے ہی اچھا بناتے تھے. فیملیز میں بھی جب کھانا بناتے تھے تو بہت اچھا. جو آپ تعریف کرتے تھے خاندان والے. جی. یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ میں اب گھر کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لوں؟ ہسبینڈ نہیں رہے، گھر کا کیسے خرچہ چلے گا؟ بیٹے پڑھ رہے ہیں اور ان کو پڑھنا لکھنا تو ہے تاکہ وہ ایک موقع پہ آ کے کہتی ہیں نا مائیں کہ میں آرام کروں گی. نہیں ایسا نہیں سوچا کہ آرام کرنا ہے، اب کچھ کرنا ہے، بس مجھے کچھ اپنے بچوں کو بنانا ہے. بس یہ ایک خواب تھا کہ میرے بچے پڑھ لکھ کر بہت آگے بڑھیں. بس یہ میری. تو سلمہ کو آئیڈیا کیسے آیا کہ میں کھانے کا سٹال لگا لوں؟ کسی نے مشورہ دیا؟ نہیں ہمارے کینٹین، جب میں 2 سال کینٹین میں کام کرتی تھی نا تو اس وقت بھی میں نے وہاں پر بھی بہت سیکھا ہے، فاسٹ فوڈ وغیرہ وہاں سے بھی سیکھے. تو جب میاں حیات تھے تب آپ کینٹین میں کام کرتی تھی؟ نہیں میرے میاں کے انتقال کے بعد 2 سال میں نے کینٹین میں کام کیا. اچھا. تو وہاں پر بھی میں نے سارا سیکھا. اچھا. پھر وہ ہر سال ان کا چینج ہوتا رہتا تھا، پھر وہ ہر سال پھر جاب سے فارغ. اچھا. اس وجہ سے پھر اب بیٹے نے کہا کہ ہم لوگ بھی، ان کی بھی جاب کوئی اچھی نہیں تھی. اچھا. تو وہ میرے ساتھ پھر کام کرتے تھے. پھر انہوں نے یہ دال چاول وغیرہ کا اسٹال لگوایا، اب میرے ساتھ کھڑے رہتے تھے. اچھا. اب ان کی 3 کی شادی ہو چکی ہے، اب 2 بیٹے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ چھوٹے تو پڑھ رہے ہیں. جی. ایک سیکنڈ ایئر میں. آپ اکیلی ہوتی ہیں اسٹال پہ؟ جی میرے 2 بیٹے ہوتے ہیں. 2 بیٹے اور میں ساتھ ہوتی ہوں. اور میں نے سنا ہے 15 کھانے آپ بنا کے. جی 15-16 سالن ہوتے ہیں، پھر دال چاول ہوتے ہیں، بریانی ہوتی ہے. کتنے بجے اٹھتی ہیں آپ؟ بس 4:30 بجے اٹھتی ہوں. 4:30 بجے اٹھ کے آپ صبح پورے کھانے تیار کرتی ہیں؟ نہیں صبح نہیں کرتی، 6 بجے تقریباً 6 بجے سے شروع ہو جاتی ہوں. اچھا. جی. اور اس کے بعد کب تک ہوتی ہیں آپ بس امامہ کے باہر جو اسٹال جی لگتا ہے؟ 11:30 بجے اسٹال لگتا ہے، وہ بیٹے لگاتے ہیں، پھر میں ظہر کی نماز کے بعد نیچے آ جاتی ہوں، پھر ان کے ساتھ ہی لگ جاتی ہوں. گھر آپ کا ادھر قریب ہے یا دور سے؟ جی قریب ہی. قریب ہے گھر. سو آپ کو لگتا ہے اس سے تھوڑی زندگی میں فائدہ ہوا ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، بہت بہترین ہے. اور گھر میں میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے گھر کے اخراجات سارے پورے ہو رہے ہیں. ہاں. اس سے پہلے تو میرے پاس کینٹین میں جب کام تھا تب بچے بھی پریشان تھے. ہاں. ان کے پاس بھی جاب وغیرہ نہیں تھی اتنی کہ وہ کام کر سکے. اور پھر اللہ کا شکر ہے، پھر اللہ نے ہاتھ پکڑا اور جی آپ کی محنت رنگ لائی. جی. یعنی 4:30 بجے آپ اٹھتی ہیں تو سوتی کتنے بجے ہوں گی؟
सोती 10 साढ़े 10 बजे सो जाती। हाँ सो जाती है। तो तब तबीयत एक्टिव रहती है इतनी गर्मी में, सुबह 11:30 बजे स्टॉल लगाना जी। और सुबह सुबह खाने पकाना, मतलब कितना गर्म शहर किचन है। में बहुत गर्मी होती है, 8-10 सालन एक साथ चढ़े हुए होते हैं तो फिर उसकी गर्माइश बहुत होती है। ओए होए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत परेशानी नहीं है। बहू मेरी काम करती, मेरी बहू है, बेटी है, 3 बहू है, पहले साथ थी हेल्प तो वो करती हैं काम आपकी हेल्प खाना करती थी जी, सब साथ लगते थे। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। अब एक है, ये 2 अलग हो गए हैं बेटे। अच्छा। अब एक साथ है तो वो करती हैं। वो आपकी हेल्प करती जी। है। सो जिंदगी आपको लगता है कि पुरसुकून है बहुत आसान हो मेहनत गए की वजह से। जी, अल्लाह का एहसान है ये बहुत। कितनी अच्छी बात है कि आपके अंदर जी। शुक्रगुजारी है जी कि अल्लाह ने हाथ पकड़ा है। जी। जो आपका टैलेंट था खाना पकाने का, उसी को आपने जरिया माश बना लिया, है ना? हाँ, और मजबूत ही है कि अपना काम है और बिल्कुल अपने- बिल्कुल। जी। सो देखिए जी, अगर आप तालीम याफ्ता भी नहीं हैं और आपके पास कोई हुनर है, तो आपने उसको खुद जानना है और फिर दुनिया को बताना है। छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। हैप्पी वुमेंस डे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हैप्पी वुमेंस डे। आइए आपकी मुलाकात एक ऐसी औरत से कराती हूँ जो समझती है कि वो डरपोक है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो कितनी बाहिम्मत है। जब इंसान के बच्चे छोटे होते हैं, शायद औलाद कभी कभार माँ को कमज़ोर कर देती है, कभी कभार वो अपने हक़ के लिए नहीं लड़ पाती, कभी कभार वो वहाँ नहीं पहुँच पाती जहाँ जो उसके अंदर टैलेंट है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे फाइज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो। लेकिन जब उसके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उसको लगता है कि उसके पास सिर्फ एक टैलेंट है, एक गुण है, और वो है माँ का गुण। और वो अपनी सारी चीज़ों को त्याग के, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के अपने बच्चों की परवरिश में लग जाती है। सो आपकी मुलाकात एक डरपोक खातून से कराऊं जो डरपोक नहीं है एक्चुअल में। सो नौरीन हमारे साथ है अपने 2 प्यारे से बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सुबान और हुरैन? हुरैन ना, पूरम। हुरम, हुरम सुल्तान। नौरीन कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। ठीक है। आप वो वाली खातून है जो कॉकरोच और छिपकली से डरती थी? काकरोच से नहीं डरती हूँ, तो? इंसानों से डरती हूँ। इंसानों से डरती हैं, हैं? नौरीन कितने छोटे थे बच्चे जब आपके हस्बैंड आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे, यानी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया? बेटी मेरी 3 साल की थी। हाँ। बेटा 8 साल का था। अच्छा, आप हाउसवाइफ थी उस वक्त घर में? जी होती? हाउस वाइफ थी। हाँ, वो वाली औरत थी कि मुझे खाना दे दो, गरम गरम रोटी बना दो? नहीं 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 नहीं। बना के देने वाली। क्या चीज़? खाना बना के देने वाली। खाना बना के देने वाली ना। और होम्योपैथिक डॉक्टर? डॉक्टर भी। तो आप प्रैक्टिस भी करती थी कि नहीं? शादी के बाद छोड़ दी। शादी के बाद छोड़ दी। सो बस इन्हीं में लगी हुई थी सारा टाइम, घरदारी में लग गई। घरदारी में। सो अचानक हस्बैंड की डेथ कैसे हुई? पैरालाइज हो गए थे। हाँ, शॉप चलाते थे, टेलरिंग शॉप चलाते थे 22 वो। साल उन्होंने शॉप चलाई अपनी। फिर वो पैरालाइज हुए तो 3 महीने तक बीमार थे। वो फिर सही हो गए थे। अच्छा, फिर अचानक से दोबारा उनको अटैक हुआ। हार्ट अटैक हार्ट या अटैक। ब्रेन? नहीं हार्ट हाँ। अटैक। बस 3-4 मिनट में ख़त्म हो गए। बस अस्पताल तक नहीं ले जा सकी मैं उनको। फिर उसके बाद स्वयं से मैं शॉप पे ही हूँ। स्वयं करवा के शॉप पे हूँ मैं। मतलब इद्दत नहीं कर पाई? नहीं, कोई था नहीं सर पे। कमाने वाला? हाँ। किराए का घर है? किराए का घर है। शॉप भी किराए की है। शॉप भी किराए की है? किराए की शॉप भी। तो फिर जब शॉप पे बैठना शुरू हुई, एक औरत जिसके बच्चे छोटे, 3 साल की बच्ची, उसके लिए कितना मुश्किल है। कौन संभालता था इन बच्चों को फिर? मैं खुद ही संभालती थी। कैसे? बस अब शॉप अल्लाह पे ताला लेके हिम्मत। जाती थी? हाँ, दोनों बच्चे शॉप दोनों शॉप पे पे होते थे। स्कूल से लेती थी और ये छोटी थी, हाँ तो दोनों शॉप पे ही होते थे मेरे साथ। हाँ। माशाल्लाह अब बड़े हो गए। तो सिलाई विलाई आती थी? आती है। अभी आती है? पहले आती थी पहले भी। पहले भी आती अम्मी से सीखा था, आती थी? थी। हाँ हाँ। सो वो हुनर काम आया? काम आया। कोई भी हुनर कभी रायगा नहीं जाता। लोगों को डील कैसे किया जब आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी? आती थी मैं शॉप पे। हाँ, आती थी। हस्बैंड के टाइम में भी आती थी। इंस्टीट्यूट किया था हमने कटिंग सिलाई का, दोनों ने तो एक मैं साथ किया संभालती था? थी जी। अच्छा। जब से ये पैदा हुई ना, फिर नहीं आती थी। ये अच्छा, रोती थी अच्छा। कस्टमर और कारीगरों को देख के। हाँ। तो फिर थोड़ा गैप आ गया 2.5 साल का। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर मुस्तकिल शॉप पे ही रहना पड़ा मुझे। हाँ। तो आप औरतों को क्या कहेंगी कि उनको कोई ना कोई हुनर सीखना चाहिए? कभी सीखना ना कभी चाहिए। काम आ सकता है। आ सकता है।
है ना, बजाय हम किसी और का चेहरा देखें कि हमारे बच्चों को पाले या हमें मसलन मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है ना। किसी का मोहताज नहीं करे अल्लाह ताला, अपने हाथ से कमा के खाएं, बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं अपने बच्चों को खुद पालती हूँ और मैं किसी से मांगती नहीं हूँ कि आप मुझे दो। स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं स्कूल माशाल्लाह। कौन सी क्लास में आप सुभान? 4 में। और आप पूरम? KG2 में है। क्या बनेंगी पूरम बड़ी होके, क्या सोचा है? हाँ, नाम रोशन करेंगी अपनी अम्मी का? पैर से क्या कहती है, क्या बनना है? डॉक्टर बनेंगे ओए होए होए, डॉक्टर बनेंगी और वो इंजीनियर बनेंगे। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अल्लाह करे आपको अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे और वो जो सारी बुज़दिली है वो कहीं पीछे छूट जाती है उस औरत की, जो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार हम तेज़ आवाज़ से भी डर जाते हैं। पता नहीं अल्लाह ताला हमें कहाँ से इतना मजबूत कर देता है कि हम उन सब तेज़ आवाज़ों को पार करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैंने बहुत सारी औरतों को टूटते देखा है, लेकिन मैंने बहुत सारी औरतों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने अब्बू को, अपने भाइयों को संभालते हुए भी देखा है। सो इस जर्नी में, मेरे मॉर्निंग शो की जर्नी में, 13 साल की जर्नी में, जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ सो मेरी हिम्मत बनती है इनको देखकर कि यार जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। और इस हिम्मत बनाने के लिए मैं इस तरह के शो करती रहती हूँ। सलाम है आप सबको कि आप लोग अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और ईमानदारी से और हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। बेशक जैसे पढ़ने का शौक़ इन बच्चों को है, वैसे पढ़ने का शौक़ एक और बच्ची को था, लेकिन जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो वो दूसरों से बिल्कुल बेखबर नहीं हो गई, बल्कि उसने सोचा जो शौक़ मुझे था उस शौक़ को लेकर मुझे आगे बढ़ाना है। आइए आपकी मुलाकात हिफ्ज़ा सलीम से कराती हूँ। आइए मिलते हैं हिफ्ज़ा सलीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या पढ़ा है हिफ्ज़ा ने? मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ। माशाल्लाह। और कैसे, लाइक जब आप छोटी थी तो कैसे आपने अपनी एजुकेशन ली? चूँकि मैं खुद एक ऐसे स्कूल से पढ़ी थी जो कि एक बहुत छोटा सा था और घर के हालात कैसे थे? जो मिडिल क्लास फैमिली में जो हालात होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स की ज़्यादा फीसेस नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो पढ़ाई में बहुत सी खामियां भी रह गई थी और शौक़ होने के बावजूद, जिनको मैंने बाद में आफ्टर मैट्रिक सेल्फ स्टडी से कवर किया। तो जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो कुछ फ्री टाइम मेरे पास होता था, उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे बच्चों को जाकर एजुकेट करूं जिनके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया, जिन्हें किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो उसको होता है कि सबसे पहले मैं नौकरी ढूंढूं, पैसे कमाऊं। उसके दिमाग में हमेशा यही सोच आती है कि यार मैं पैसे कमाऊं, अपने घर का और बोझ जो है थोड़ा हल्का करूं। हाँ, हिफ्ज़ा को ये दिमाग में कैसे आया कि मैं जब छोटी थी मुझे जिस तरह पढ़ने का शौक़ था, जो महरूमियाँ मेरे पढ़ाई में, मेरे एजुकेशन में रह गई कि मुझे सही गाइडलाइंस नहीं मिल सकी, जो मैंने खुद मैट्रिक के बाद पूरी की, ये कैसे दिमाग तुम्हारे मतलब उस तरह चला कि मैं उन बच्चों की? क्योंकि मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में। मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी दूसरे बच्चों के साथ जो कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर वहाँ पर आए हुए थे, तो मैंने अपनी सारी खामियों को कवर किया। अब ये वो बच्चे थे झुग्गियों में रहने वाले, जिनके पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, और गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ नहीं करी और हम तो शायद उनको इंसान भी नहीं समझते, उनके करीब भी नहीं जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैंने करने का सोचा कि मैं क्यों ना अपना कुछ वक्त दूँ उनके लिए। और इसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी के बाद जब कुछ टाइम उन बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं 3 होम ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए जाती थी, जिससे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देती थी खुद से। मुझे याद है कि मैं दिन में 3-4 चिंचियाँ चेंज करके जाती थी यूनिवर्सिटी से घर जाना। तो एक बहुत टफ़ लाइफ थी और एक अच्छा भी उसमें किया, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया। और एक कैंप लगाया कपड़े का लाहौर में, जिसमें झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया और वो बच्चे आना स्टार्ट हो गए। कैसे मुझे मोटिवेशन मिली कि वहाँ पर मैं जब फर्स्ट डे गई थी तो उनके घर गिरे हुए थे बच्चों के, शायद बारिश हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर गिर चुके हैं तो अब आप क्या करोगे? तो वो मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा कि हम दोबारा से बना लेंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक की कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है और स्टिल इनकी ज़ुबान पे कोई शिकवा नहीं है अल्लाह ताला से, और हम लोग छोटी छोटी मुश्किलात बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही मुझे ही क्यों चुना, हम इस तरह की शिकायत करते हैं सिजदे में रो के। हाँ। तो ये मुझे एक वहाँ से मोटिवेशन मिली कि ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनको ज़रूरत है। तो एक कपड़े का कैंप सिलवाना था, 11,000 उसकी कॉस्ट थी, मेरे पास वो भी नहीं थे। मैंने लोन पकड़ा और वो कैंप लगा लिया।
लोन लेके? लोन लेके। लोन कहाँ से लिया? मैंने एक फ्रेंड से लोन पकड़ा अच्छा, था, अच्छा। जो कि फिर बाद में वापस भी कर दिया था। हाँ। तो इसके साथ फिर जब वो कैंप लगाया तो मैं 30 बच्चों का इंतज़ाम करके गई थी, लेकिन पहले ही दिन वहाँ पर 50 के करीब बच्चे आ गए थे। अच्छा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट की कि ये तो वाकई पढ़ना चाह रहे हैं। मुझे लगा शायद शौक में आ गए हैं स्टार्ट में, लेकिन ऐसा भी नहीं था, उनको वाकई शौक था पढ़ने का। देन जैसे ही आगे वक्त गुजरता गया, 6-7 माह गुजरे, तो चूँकि कपड़े का कैंप था वो गिर जाता था, बारिश होती थी, तो हम घर में बैठे एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते थे कि कैंप गिर गया होगा, सुबह क्लास नहीं हो सकेगी। तो सुबह जाते थे, जाके दोबारा से वो कैंप लगाते थे। फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में गई बच्चों का एडमिशन करवाने के, मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं वही बच्चे जो तुम जिनको कैंप लगा के पढ़ा रही थी, झुग्गी वाले बच्चे। तुमने उनको गवर्नमेंट स्कूल में लेकर गई एडमिशन? लेकिन वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया गया, ओवर कैपेसिटी थी क्लासरूम्स में। और देन मैं प्राइवेट में गई एडमिशन करवाने। जब मैं प्राइवेट में एडमिशन करवा रही थी, बच्चों ने टेस्ट भी क्लियर कर लिया, तो वहाँ पर कुछ और पेरेंट्स आए थे एडमिशन करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर झुग्गी वाला बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल ने मुझे वहाँ भी रिफ्यूज़ कर दिया। ओह माय गॉड। देन मैंने सरकारी इदारों के चक्कर लगाए, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उन सबका यही कहना था कि हम आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, इन रिटर्न हम आपको पे किया करेंगे और हम जिस पिक्चर्स वगैरह यूज़ किया करेंगे और वह सब करके तो हम इसको मार्केट करेंगे। जिस पर मैंने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया। मैं गवर्नर हाउस के बाहर खड़े होकर भी मैंने अंदर कॉल्स की कि मुझे मिलना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है यहाँ पर, तो इनके लिए भी काम किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कर रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं। सबसे इनकार हो चुका था। फिर मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ मिलकर बैम्बूज यूज़ किए, रीयूजेबल मटेरियल इस्तेमाल करते हुए एक हट बना लिया वहाँ पर, और एक कारी साहब और एक टीचर रख दिए, और ख़ुद भी जाकर टीम के साथ वहाँ पर पढ़ाती रही। 4 साल वो बच्चे वैसे ही स्कूल में पढ़ते रहे, उसी तरह ज़मीन पर बैठकर। हमारे पास वहाँ पर वॉशरूम नहीं होता था, हमारे पास पंखा नहीं था, 47 डिग्री सेल्सियस भी हमने वहाँ पर देखा है। ये लाहौर की बात? लाहौर में इवन कि हमें स्किन बर्न हो जाता था, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस होती थी। तो फिर कोविड आ गया, कुछ एक वक्त मिला, ब्रेक मिला सोचने का कि आगे क्या किया जा सकता है। मैंने एक मॉडल डिज़ाइन किया पोर्टेबल स्कूल का इन बच्चों के लिए। अच्छा। और वो स्कूल अब बन चुका है। और वो तमाम बच्चे जो 6 साल पहले एक कैंप में आए थे, वो तमाम बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। वाह। और वो प्रॉपर एजुकेशन उनको दी जा रही है, एक अच्छे स्कूल की में भी जो चीज़ें नहीं होती हैं वो भी उनको दी जा रही हैं, जिसमें डेली खाना बच्चों को दिया जाता है। कैसे करती हो तुम ये सब? कोई हेल्प करते हैं, कोई सपोर्ट करने वाले तुम्हें लोग मिले? आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों ने तुम्हारा जैसे कारवां बनता गया? कारवां बनता गया, बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों ने, किसी ने खाना डोनेट कर दिया, किसी ने वाटर कूलर लगवा दिया बच्चों के लिए, किसी ने उनके यूनिफॉर्म दे दिए, किसी ने स्टेशनरी दे दी। इस तरह से वो चलते चलते। टोटल कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? अभी मेरे पास 70 के करीब बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं। मैं कहती हूँ यार, हर शहर में, हर इलाके में कोई एक ऐसी पढ़ी लिखी औरत ही सही, अगर मर्द नहीं कर सकता तो औरत ही सही खड़े हो कि अगर ये बेड़ा उठा ले, सो जो लिटरेसी रेट है हमारे मुल्क का वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, और बहुत हमारे लोगों को खुद ही खड़े होना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम हुकूमत को कोई बंदा सेलेक्ट करें और हमें अपने मुल्क को खुद ही संवारना। और इसमें बहुत सी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ता है। हमें टारगेट किया जाता है, मुझे कॉल्स की जाती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं कि मैं क्यों झुग्गी वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे वहाँ के जो लोग हैं, जो घरों में रहने वाले हैं, उनके घरों में काम करते हैं। ओके। तो अब वो काम करने नहीं जा रहे हैं, तो मुझे धमकियाँ दी जाती हैं कि भाई आप इनको पढ़ाना छोड़ें। वहाँ पर आकर पत्थर मारे जाते हैं स्कूल को, हमारे ऊपर कचरा फेंका जाता है जानबूझकर कि सिर्फ हम उन बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें। और इवन कि मुझे हाई कोर्ट, पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाने पड़े इस सिलसिले में। तो बीइंग अ गर्ल बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इवन के जिस लैंड पर मैंने वो पोर्टेबल स्कूल रखा हुआ है वो LDA की लैंड है, तो मुझसे पैसे मांगे जाते हैं इलीगली। मुझे कॉल्स की जाती हैं कि हम आपका स्कूल गिरा देंगे, तो आप हमें मंथली बेसिस पर पैसे दिया करें इलीगली। लीगली लेने को वो नहीं लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है हिफ्सा में? ये एक जंग है जो तुम अकेले अपने लिए नहीं बल्कि उन 70 बच्चों के लिए लड़ रही हो। ये कहाँ से करे जाती है? कोई घर में ऐसा है जो तुम्हें बैठ के समझाता है, जब तुम टूट जाती हो तुम्हें समेटता है? मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ,
क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मुश्किलात ऐसी हैं कि अगर मैं घर में बताऊँगी तो वो और परेशान हो और जाएंगे, वो फिर कहेंगे कि नहीं 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 जाओ तुम। नहीं जाओ। और हाँ। क्योंकि ऐसा होता भी रहा है, वो परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। ऑब्वियसली एक लड़की अगर जा रही है, फिर झुग्गियों में जा रही है और इस तरह के हाँ। इन्वायरमेंट को फेस कर रही है, तो हिम्मत कैसे आती है? क्या चीज़ तुम्हारे अंदर ऐसी है जो तुम्हें इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए धक्का देती रहती है, मोटिवेट करती रहती है? जब मैं वहाँ गई थी पहले दिन, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं अपना वक्त दिया करूँगी। तो पेरेंट्स ने कहा कि इतने बड़े लोग आंदे ने साड़ियाँ तस्वीरें बना के चले जाते हैं, कोई साढ़े लिए कुछ नहीं करता। लग गई दिल पे तुम्हारे ये बात? 6-7 महीने तक वो मुझे यही कहते थे कि हाँ। मैं भी नहीं करूँगी, मैं चली जाऊँगी उनके साथ। हाँ। लेकिन 6 साल हो गए हैं मुझे वहाँ पर अब, और अब वो मेरे लिए एक फैमिली है। हाँ। तो अगर बहुत सी मुश्किलात आई हैं, लेकिन अगर मैं क्विट कर देती और कल को कोई और हिफ्जा उनका सलीम भरोसा आती, उठ जाता। वो किसी पर यकीन नहीं करते। Oh my God, तो ये एक चीज़ है जो मुझे क्विट नहीं करनी ये देती। देखो ना, ये मैं कहती हूँ कि हम औरतें जो है ना मुस्तकिल मिजाज हैं। मैं एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात कराऊंगी। देखिए, बच्चे तो होते हैं हमारे साथ, लेकिन बच्चों को लेके कैसे चलना है ये तो वालिदैन ही जानते हैं। सो यहाँ एक और खातून की कहानी आपसे शेयर करूंगी। हुमा महराज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुमा महराज और इनके बेटे हुसैन अली जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। हुमा जो हैं वो सुन नहीं सकती, तो वो मेरी लिप्स रीड करके और मुझे थोड़े इशारों से बात करनी पड़ेगी ताकि ये मुझे समझ सके। हुसैन, आपसे पूछूंगी कि अम्मी शुरू से ही सुन नहीं सकती थी, या बल्कि अम्मी खुद बताएं आप कब से सुन नहीं जब हम सकती? लोग मलेशिया से आए ना, तो जहाज़ में मुझे बिल्कुल आवाज़, जब मैं जहाज़ से यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरी तो मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं समझी कि शायद कुछ थोड़ा बहुत मसला होगा। तो उसके बाद जब मैं घर गई तो मुझे अपनी आवाज़ भी नहीं आ रही। मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं तेज़ बोल रही हूँ या मैं हल्के बोल रही हूँ। बच्चे मुझे कह रहे हैं अम्मी आप बहुत तेज़ बोल रही हैं। फिर मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। उसके बाद जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरा टेस्ट वगैरह किए। वो कह लगे कि आपका यहाँ पे इलाज नहीं है। मैंने 8-10 डॉक्टरों को दिखाया है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे आपका इलाज नहीं है, आपकी जो नसें हैं ना, नसें वो पूरी बंद हो गई। ओह माय गॉड, कुछ जहाज में ही कुछ हुआ होगा? जहाज में मसला हुआ है ऐसा जी। और उस वक्त कितने छोटे थे हुसैन तुम? मेरी एज उस वक्त थी 12 साल का था मैं। 12 साल के थे। 11-12 साल का। और कितने और तुम्हारे बहन भाई हैं? बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, माशाल्लाह हाँ। से शादीशुदा है वो तो। अच्छा, और 3 एक बच्चे थे टोटल। एक छोटी बहन है, उससे छोटी एक और बहन थी, उसकी डेथ हो गई है। तो अभी 5 बच्चे थे उस वक्त? जी, उस वक्त 5 थे। हाँ। अब 4 हो चुके हैं। अब 4। मतलब एक की डेथ हो गई है, जिसके नाम पे हमने रेस्टोरेंट खोला ना, हाँ। हिरा, उसके नाम पे खोला है। अब्बू की डेथ कब हुई? नहीं, अब्बू तो माशाल्लाह हयात सॉरी, है। अब्बू से डिवोर्स हुई? अब्बू से डिवोर्स हुई। और अब्बू से डिवोर्स इसीलिए हुई कि ये सुन नहीं सकती नहीं, है वो कुछ और रीजन से, अच्छा। पर्सनल रीजन से कुछ उनके। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से हुई थी। तो फाइनेंशियल कोई हेल्प नहीं करते अब्बू? तो इनसे तो डिवोर्स हुई है, बच्चे तो उनके हैं ना, तो अब्बू कोई हेल्प नहीं करते? वो फाइनेंशियल जितना होता है उतना कर लेते हैं। कर लेते हैं। वैसे नहीं होता तो नहीं करते, क्योंकि हाँ। आजकल के हालात भी ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ। खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। सो अम्मी बगैर सुने कैसे काम कर सकती हैं, कैसे हेल्प करती हैं तुम लोग इनकी? रेस्टोरेंट इशारों में बात करते हैं सब। हाँ हमारे इवन जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, 2 राइडर्स रखे हुए हैं, वो भी अम्मी से इशारों में बात करते हैं अब तो। हाँ वो भी सीख गए माशाल्लाह से। हाँ। अब अम्मी समझती हैं सब कुछ इशारों में। जब आप सुन नहीं सकते तो आपकी कोई हिस्स तेज हो जाती है, सेंस तेज हो जाती है। बिल्कुल। अम्मी का कौन सा सेंस तेज हुआ? अम्मी का जो मतलब अम्मी जो ना, मतलब कभी बैठी भी होती हैं, करीब की आवाज़ नहीं आ रही, दूर की आवाज़ सुन लेती है कभी कभार। हाँ हाँ, ये होता है। ओहो, उसका मतलब दूर इनकी कोई की बुराई आवाज़। नहीं कर सकता। हाँ दूर से आवाज आ जाती है। वो भी अनफॉर्चुनेटली कभी कभार। हाँ, खाना अच्छा पकाती हैं ये, खाना माशाल्लाह। तभी रेस्टोरेंट जो है वो हिट हुआ है। क्या नाम है रेस्टोरेंट का? हिरा फूड्स। हेरा फूड्स। जी। सो हेरा आपकी छोटी बहन जिसकी उसका death हो कैसे गई। इंतकाल हुआ? उसके दिल में सुराख था, ओह तो बस वो एक ऑपरेशन हुआ, उसमें डेथ हो गई उसकी। हाँ हाँ। अम्मी बहुत बाहिम्मत खातून हाँ, है। माशाल्लाह से हिम्मत वाले, ऊपर से हम लोग भी तुमने सपोर्ट देखा कर है रहे ना, थे तुम पीछे। बताओ अपनी अब्बी के बारे में। माशाल्लाह 3 साल पहले जब मेरी जॉब खत्म हुई, मेरे बड़े भाई की जॉब थी, मेरी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी दोनों की। अच्छा जब खत्म हुई, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे हम लोग बेसिकली। अच्छा। तो खत्म होने के बाद आपको पता है कोविड में काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी। हाँ तो उसके बाद अम्मी ने मुझे बोला फेसबुक पे पेज बनाने का। मैंने पेज बनाया, उसको रन किया। तो खैर बनाने तो आती नहीं थी उस वक्त अम्मी को, सिंगर मतलब बर्गर्स वगैरह इतने अच्छे नहीं आते थे। हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीख के माशाल्लाह अब ऐसा हो चुका है कि हमारे पूरे फेसबुक पे
जहाँ भी जा रहे हैं ना खाना, हर जगह तारीफ वो होती करते है। तुम लोग होम डिलीवरीज करते हो? होम डिलीवरी पूरे कराची में कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है कि मतलब हम लोग अपने इलाके में कर रहे हैं या अपने इलाके से 10 किलोमीटर के अंदर, अच्छा। पूरे कराची में डिलीवरी कर रहे हैं। ओए, और डिलीवरी करने तुम लोग जाते हो भाई? नहीं, 2 राइडर रखे दो हुए राइडर हैं, रखे राइडर अवेलेबल नहीं होते, मैं खुद स्टार्ट करता हूँ, चले जाता हूँ बाइक। अम्मी अकेले करती है या कोई अम्मी हेल्पर भी अकेले, रख? हेल्पर रखा था, हाँ। लेकिन अब वो अम्मी को समझ नहीं आया थोड़ा काम उसका, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब अम्मी ये चाहती है कि किसी को ना इनकी तरफ से कंप्लेन नहीं हो, और हर चीज़ को मेंटेन करके रखना, एक एक चीज़ को मेंटेन करके रखना, तो ये अम्मी ने शुरू से ये रखा हुआ है। हाँ। इवन हम भी कोई गलती जब करते हैं मैंने ये काम शुरू किया था तो उस वक्त मुझे बिल्कुल यकीन था कि ये काम मेरा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि लोगों को मेरे बगैर पसंद आएंगे ही नहीं। लेकिन ना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। और आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे घर के बाहर लाइन लगी हुई होती थी गाड़ियों की, इतने लोग बर्गर लेने आते थे। ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। आपके बच्चे आपके साथ हैं और ये बच्चे मेरे कान हैं। आए, आए, आए। बिल्कुल, आपको बहुत 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 सारी दुआएं, सिर्फ मैं ही नहीं दे रही, यहाँ बैठी हुई जितनी भी औरतें हैं ना, वो आपको दुआएं दे रही होंगी कि आप ही एक इतनी अच्छी माँ है कि आपने ऐसे बेटे पाले कि अब आपको इनकी ज़रूरत है, सो ये आपके साथ खड़े हैं। सो चाहे धूप हो या छाँव हो, पैसे हो या ना हो, कहते हैं माँ अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाती भी है, खिलाती भी है, खुद भूखी सो जाती है, उनको सोने नहीं देती। सो औरत से मैं तो कहती हूँ माँ या औरत का दर्जा इतना बुलंद है, औरत को सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत और इज़्ज़त ही तो चाहिए, ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगती। क्योंकि अगर पैसे कमाने पे वो आए, अगर नाम कमाने पे वो आए, अगर कोई भी कामयाब करने पे वो आए किसी भी चीज़ को एज बिजनेस वुमन, तो वो कर सकती है, मगर वो अपने टाइम को, अपनी पूरी रूह को, अपने पूरे जिस्म को वार देती है अपनी फैमिली पर। ये है औरत। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का एंड बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। हैप्पी वुमेंस डे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 8 मार्च है, यानी पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की 50% से ज़ायद जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन पर बेस्ड है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ख़वातीन जो है वो भी मर्दों के बराबर हैं। ख़वातीन की इक्वालिटी पर बात करेंगे कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं। हमारे माशरे में एक डिवीज़न है जिसको हमारी इस ब्रांड ने, जिसे हम लाइफ बॉय कहते हैं, उसने उजागर किया है वुमेंस डे पर इस थीम के ऊपर रोशनी डालकर, ब्रेक द बायस। आपने बचपन में सुना होगा लड़कियां किचन में काम करती हैं, लड़कियां रोटी नहीं पकाती, लड़कियां बाहर नहीं जाती, ये ना करो, लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां वो करती हैं। ये सारे जो पाबंदियां हैं इनसे हर लड़की गुजरी है और हमेशा से ये सुनती रही है, बुरी बात लड़की ये नहीं करती, बुरी बात लड़की वो नहीं करती। सो वो बुरी बात कह कर एक बायसनेस माशरे में पैदा हो गई। और फिर जब घर में कोई मर्द नहीं रहता कमाने वाला और उस घर की लड़की कमाने निकलती है, तो पूरा ख़ानदान उससे मुंह मोड़ लेता है, हमारे यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती। लाइफ बॉय इस वुमेंस डे पे ब्रेक द बायस के साथ ये मैसेज लेकर आया है। बल्कि इस वक्त ही नहीं, बल्कि पिछले 4 सालों से लाइफ बॉय अपने इसी थीमेटिक चीज़ों के ज़रिए लोगों को एजुकेट कर रहा है कि बेटियों को तालीम देनी चाहिए। कहते हैं कि ख़वातीन को मजबूत बनाने के लिए उनको तालीम देना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। लाइफ बॉय शैम्पू का मानना है कि जब बेटी पढ़ेगी तभी तो बड़े काम करेगी। ये बात अगर आप गिरह में बांध लें तो आप सिर्फ अपने बेटों को ही नहीं, मैं सारी माँओं से मुखातिब हूँ इस वक्त, आप सिर्फ अपने बेटों को ही नहीं बेटियों को भी एक आम मकाम पर देख पाएंगी। बजाय इसके कि बेटियों का सिर्फ ये काम नहीं कि वो घर के काम संभालें, वो बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हैं, वो बहुत सारे ऐसे कामों की केपेबल हैं जो शायद हम उन्हें करने का मौका नहीं देते। सो आइए आज इस सिलसिले में मैं आपको मिलवाना चाहूँगी
میرے سامنے ایک ایسی بیٹی بیٹھی ہیں, ایک ایسی خاتون بیٹھی ہیں جنہوں نے خود بھی اپنی محنت کے بلبوتے پہ بہت نام کمایا, اور یہاں اس وقت میرے کچھ سوالوں کے جواب دیں گی. ڈاکٹر اینی ملک میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, جو کہ ڈبل ڈاکٹریٹ BDS اینڈ DDS ہیں, فاطمہ جناح ڈینٹل کالج اور ساتھ ساتھ نیو یارک یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویٹ بھی کیا, وہاں پڑھاتی بھی رہی ہیں, اور پاکستان کی واحد فیمیل پیریاڈونٹسٹ ہیں. صحیح میں نے پروناؤنس کیا؟ پیریاڈونٹسٹ ہیں, اینڈ امپلانٹ سرجن بھی ہیں. پیریاڈونٹسٹ تو میں نے آج تک سنا ہی نہیں کہ یہ اسپیشلائز جو ڈینٹسٹری کی فیلڈ میں یہ اسپیشلائز کیا ہوتا ہے. نہیں, ویلکم ٹو دی شو. Thank you so much. Assalamu alaikum. So basically periodontist is the specialization form of dentistry جس میں ہم لوگ گمز کی صحت کا اینڈ بون اراؤنڈ دا ٹیتھ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں. We try to save teeth. جب دانت خراب ہو جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ری جنریٹ کریں, جو بون لاس ہو جاتا ہے اس کو ری جنریٹ کریں, اس کو نکال کے دانت کو پھینکیں نہیں. سو ہمارے لیے ہم آتے ہیں اس وقت جب آپ دانت کو سیو کرنا چاہتے ہیں, آپ کے گمز ریگریس کر جاتے ہیں تو ان کو ری جنریٹ کرتے ہیں. لوگوں کے دانت بڑے ہو جاتے ہیں, گمز چھوٹے ہو جاتے ہیں, سو وی گرافٹ اٹ. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی چند مشکلات ہیں جو خواتین کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں ہر فیلڈ میں؟ I think what I see in Pakistan and generally around the world ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے خود ہی نا لڑکیوں کے لیے رولز مقرر کر دیے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں گھر پہ بیٹھ کے صرف کھانا پکائیں گی, لڑکیاں گھر میں بیٹھ کے صرف روٹیاں بنائیں گی. دس از اے رول دیٹ وی ہیو ڈسکرائب کہ بھائی یہی کریں گی. تو وہ لڑکیاں یہ سن کے دیکھ کے وہ بھی سمجھتی ہیں ہاں کہ بس یہی کرنا ہے, یہی ہماری زندگی یہی ہے بھائی. اس کے بعد ہماری شادی ہو جائے گی, کچن میں نہیں جاؤ گی, کھانا نہیں پکاؤ گی, تو شادی کیسے ہوگی؟ ایون جب آپ موویز دیکھیں یا تو آپ کوئی پوئٹری دیکھیں, کوئی بک پڑھیں جس میں کوئی بایوگرافی ہو, تو موسٹلی عورتوں کی سکسیس یا ان کی سیلیبریشنس کو نہیں اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, موسٹلی اراؤنڈ مین. تو آئی تھنک پوری سوسائٹی نے جو ایک اسکیچ کھینچا ہوا ہے نا, وہ سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے ہماری ذہن کے لیے, بیکاز وی تھنک وی کین ناٹ ڈو مور اینڈ وی جسٹ اسٹے دیئر. اگر ہم لوگوں کو کوئی بتائے کہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں, موو فارورڈ اینڈ دین یو کین اچیو یور گولز, یو ہیو ٹو تھنک بگ. اٹس جسٹ دیٹ آور مائنڈز اینڈ تھاٹس آر لمیٹڈ انفارچونیٹلی, اینڈ یہ ساری سوسائٹی نے جو ڈیفائن کیے ہیں رولز اس کی وجہ سے. آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ ہم خواتین کے لیے ایسا کیا رستہ ہموار کریں کہ وہ آگے بڑھ سکیں آسانی سے؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا, جو سب سے پیوٹل ہے, دیٹ از ایجوکیشن, تعلیم. وی نیڈ ٹو ٹیل آر ینگر گرلس کہ امپورٹنس آف ایجوکیشن کیا ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ایک تعلیم لینے سے ان کے دماغ کے ہورائزن بڑھ جاتا ہے, they can face the challenges in the future. سوچنے کا طریقہ کار بدل جاتا ہے, بالکل بدل جاتا ہے. وہ لوگ چیلنجز فیس کر سکتے ہیں ان دا فیوچر. کوئی ڈیسیجن بنانا ہو وہ بنا سکتے ہیں, they can be their own advocate, اپنے ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں ان دا فیوچر. So the little important things وہ لوگ پڑھائی سے, تعلیم سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی کو خود جو ہے وہ کچھ ایسا کرنا چاہیے ایجوکیشن کے تھرو کہ اس کا رستہ ہم باہر ہو جائے؟ بالکل. آئی تھنک لڑکیوں کو دوسروں پہ نہیں ڈپینڈ کرنا چاہیے کہ میں اگر اس کے ساتھ ہوں گی یا اس کے ساتھ ہوں گی تو میرے لیے اچھا ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ دوسرا سوچے اگر میں اس لڑکی کے ساتھ ہوں گا تو میرے لیے اچھا ہو سکتا ہے. اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. سو لڑکیوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں, رادر دوسروں کو دیں. اینڈ دس آل بیکمز, اگر آپ ایجوکیشن میں کافی, تعلیم میں کافی آگے. آپ کو ایسا نہیں لگتا اگر ایک گھر ایک مڈل کلاس فیملی ہے, وہاں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, تو بیٹے کی ایجوکیشن پہ زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, اس کو زیادہ مواقع فراہم کیے دیے جاتے ہیں, بلکہ مطلب لائک کمپیریٹیولی اگر لڑکی پڑھائی میں اچھی بھی ہے تو بھی جی بھائی کے اوپر زیادہ خرچہ ہوگا. اگر لڑکی پہ کریں گے تو فائدہ اس لیے کہ کل کو وہ دوسرے گھر جائے گی, وہ وہاں پہ وہ اپنی اولاد کو پڑھائے گی. سو یو نو مدر ٹیچرز ڈاٹر, دین ڈاٹر ٹیچرز آگے جا کے اپنی اولاد کو. سو آئی تھنک اٹس مور امپورٹنٹ کہ آپ عورتوں پہ, بچیوں پہ زیادہ فوکس کریں, کیونکہ انہوں نے دو گھر آپ کے خوشحال ہو جاتے ہیں. اینڈ ادر تھنگ آئی وڈ سے ندا از کہ پڑھائی کی امپورٹنس بتانا الگ بات ہے, لیکن ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں یہاں بیٹھ کے بول دوں کہ ہاں پڑھائی کی امپورٹنس از ویری امپورٹنٹ, بٹ اگر ان کی لڑکیوں کے لیے اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں, اسکولز ہی نہیں ہیں,
یا جیسے لائک ایسے لائف بوائے نے جو بنایا ہے 4 سال سے وہ لوگ کر رہے ہیں لڑکیوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں. اف تھنگس لائک دیٹ کیپ ہیپننگ دین انشاءاللہ لڑکیاں آگے جا کے بہت اچھا کر سکتی ہیں انشاءاللہ. اینڈ ہمیں بہتر جنریشن نظر آئے گی, بہتر معاشرہ نظر آئے گا. پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ جس طرح بچوں کو پروان چڑھا سکتی ہے, وہ جو پڑھی لکھی نہیں ہے اس طرح شاید اس کی اپروچ نہیں ہوگی. بالکل بالکل سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے, ہماری سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے تو ہم فلیش بیک میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی نے کیا ڈیسیجن لیا تھا. سو امی اگر پڑھی لکھی ہیں اور امی نے رائٹ ڈیسیجن لیا تھا, سو ڈاٹر بھی وہی ڈیسیجن لے گی کیونکہ اس نے وہ چیز اپنی ماں سے اڈاپٹ کی ہوتی ہے. سو لڑکیاں ماں کا عکس ہوتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اینڈ آئی تھنک تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ ایوالو بھی کرنا سیکھ لیتے ہیں. یو ڈونٹ اسٹے ان اے سرٹن باکس. آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزید تبدیل کریں, اچھائی کی طرف جائیں. تو اٹس اے کنٹینیوس سائیکل. میں نے آپ کی بات سے ایک بات پہ کی کہ 4 سال سے لائف بوائے اس جدوجہد میں لگا ہوا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے جو راہیں ہیں وہ ہموار کی جائیں لڑکیوں کے لیے. سو لائف بوائے کی طرح اور بھی اگر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, جو این جی اوز ہیں, وہ آگے بڑھیں اور بچیوں کی ایجوکیشن پہ کام کریں. سو وہ دن دور نہیں جب ہم پاکستان کے روشن ستارہ دیکھیں گے, لٹریسی ریٹ ہمارا بڑھ جائے گا. بالکل ہے نا. لائک لائف بوائے کے ساتھ ساتھ باقی برانڈس بھی گورنمنٹ این جی اوز کے ساتھ اگر کولیبریٹ کریں, اسکولس کے ساتھ کولیبریٹ کریں, دین انشاءاللہ پاکستان از نو لیس دین اینی ادر. بہت محنتی بچے ہیں یہاں کے. ساتھ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کہ خواتین کو مضبوط بنانے کے لیے کس کا رول بہت اہم ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو ہر خواتین کو اس کی ماں ایک اسٹرانگ مدر ہو. اگین یہ بھی ایک لائف بوائے کا ایک ہے کہ ماں جو ہے وہ بچی کو اسکول بھیجتی ہے. آپ نے آئی ڈونٹ نو نیا ایڈ دیکھا جو لائف بوائے شیمپو کا جو آیا, اس میں یہی ہوتا ہے کہ دا مدر سینڈز دا ڈاٹر ٹو اسکول, اینڈ وہاں پہ وہ بولتی ہے کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں, کام کروں گی بڑے بڑے. سو دس از وہ لڑکی جیسے بچی آ کے کہتی ہے کہ میں تو مطلب لڑکے کیوں بولتے ہیں میں بڑا کام کروں گی. ایگزیکٹلی. سوسائٹی میں مدر پلیز این امپورٹنٹ رول. If mother is educated, mother is someone who is pushing the daughter forward, then inshallah. بہت سارے گھروں میں مائیں اسٹینڈ لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے, اپنے بیٹوں سے کہ نہیں یہ پڑھے گی. تو ماں کا بہت اہم رول ہے ایک خاص طور پہ بیٹی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے. اور اگر وہ عورت کبھی کبھار ایسا بھی میں نے فیملیز دیکھی ہیں کہ وہ عورت شاید اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکی, لیکن اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے وہ اسٹینڈ لیتی ہے, اور پھر وہ دیکھتی ہے, پورے خاندان کو دکھاتی ہے کہ میری بیٹی نے دیکھو کہاں تک پہنچی ہے, کہاں مطلب آسمان چھوا ہے. بالکل بالکل. اگر لڑکی پڑھے گی تو آگے بڑے بڑے کام کرے گی. تو پڑھائی کا بہت بڑا رول ہے زندگی میں. پڑھائی کبھی رائے گا نہیں جاتی, اور خاص طور پہ یہ نہ سوچیں کہ بیٹیوں نے کرنا کیا ہے, شادی کر کے آگے ہی تو جا کے دوسرا گھر سنبھالنا ہے, تو اس کے اوپر کیوں پیسے لگائیں پڑھائی پہ, ہے نا. یہ سوچ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر لڑکی نے آگے بڑھنا ہے سو اس نے پڑھنا ہے. یا آپ اس کو یوں لے لیں, جب بیٹی پڑھے گی تبھی تو بڑے کام کرے گی. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. اینڈ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ایک دفعہ پھر میری ساری میکے والیوں کو ہیپی وومنس ڈے. گڈ مارننگ پاکستان.